अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस डी वायरस की, विच कॉजेज हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस डी में क्या चीज़ याद रखनी है कि यह डिफेक्टिव वायरस है। इसका क्या मतलब है कि यह खुद से अपने आप से क्या कहते हैं रेप्लिकेट नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास वो जीन्स नहीं होती जो कि इसकी एनवेलप प्रोटीन्स को इनकोड करती हैं। इसमें ये देखा गया कि जिन पेशेंट्स को हेपेटाइटिस बी वायरस होता है उन्हीं को ही हेपेटाइटिस डी वायरस हो सकता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली होता क्या कि जो हेपेटाइटिस डी वायरस होता है वो तभी रेप्लिकेट कर सकता है जब, या उन्हीं सेल्स में रेप्लिकेट कर सकता है जो सेल्स ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी वायरस के साथ इन्फेक्टेड हुए हों। क्योंकि होता क्या है कि जो हेपेटाइटिस डी वायरस है बेसिकली वो हेपेटाइटिस बी वायरस की सरफेस एंटीजन्स को अपनी एनवेलप प्रोटीन्स के लिए यूज़ करता है। बेसिकली करता क्या है कि जिस तरह मैंने यहाँ इमेज भी दी है हेपेटाइटिस डी वायरस की, वो हेपेटाइटिस बी के सरफेस एंटीजन्स को यूज़ करके उन्हीं से अपना एनवेलप प्रोटीन कोड बनाता है। उसके पास अपनी कोई जीन्स नहीं होती अपना एनवेलप बनाने के लिए। वो बेसिकली हेपेटाइटिस बी का सरफेस एंटीजन यूज़ करता है, जिसको वो यूज़ करके वो अपना एनवेलप्ड सा प्रोटीन कोड बनाता है। इसलिए हेपेटाइटिस डी उन्हीं पेशेंट को हो सकता है जिनको हेपेटाइटिस बी वायरस हुआ हो, या उन्हीं सेल्स में इन्फेक्ट कर सकते हैं जो सेल्स ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी वायरस के साथ इन्फेक्ट हो चुके हैं। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि हेपेटाइटिस बी वायरस इज़ अ हेल्पर वायरस फॉर हेपेटाइटिस डी वायरस। हेपेटाइटिस डी वायरस एनवेलप्ड है, आरएनए जीनोम होती है सिंगल स्ट्रैंडेड नेगेटिव पोलैरिटी की। और जो आरएनए जीनोम होती है हेपेटाइटिस डी वायरस की, वो बेसिकली एक इंटरनल कोड प्रोटीन को इनकोड करती है। जो आरएनए जीनोम होता है हेपेटाइटिस डी वायरस का, वो बेसिकली डेल्टा एंटीजन प्रोड्यूस करता है। वैसे इसके पास कोई अपना वेरियन पॉलीमरेज होता नहीं है जो क्या कहते हैं आरएनए जो इसकी रेप्लिकेट होती है और जो ट्रांसक्राइब होती है वो बेसिकली होस्ट सेल का ही आरएनए पॉलीमरेज है जो इसकी आरएनए बना रहा होता है। न्यूक्लियस के अंदर होती है और उसकी भी एक ही सीरोटाइप है, क्योंकि जो सरफेस एंटीजन है हेपेटाइटिस बी का उसकी भी एक ही सीरोटाइप थी। अब सिंस इसका जो एनवेलप्ड है वो हेपेटाइटिस बी से ही आ रहा है, तो जो इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो बिल्कुल सेम है जो कि और सिंस ये उन्हीं पेशेंट्स में हो रहे हैं जो कि हेपेटाइटिस बी के साथ इन्फेक्टेड हैं या इन्फेक्ट हुए थे, तो इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी सेम है जिस तरह हेपेटाइटिस बी की थी कि वो लोग जो ये बाइसेक्सुअल ट्रांसमिशन थ्रू ब्लड एंड थ्रू पेरिनेटली फ्रॉम मदर टू हर चाइल्ड। पैथोजेनेसिस भी उसकी बिल्कुल वैसी ही है जिस तरह हेपेटाइटिस बी वायरस की थी, क्योंकि अगेन इस होता उन्हीं पेशेंट में जिनको हेपेटाइटिस बी हुआ। क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या है? क्लिनिकल फाइंडिंग्स यही है कि हेपेटाइटिस डेल्टा कैन ओकर ओनली इफ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी वायरस, और पर्सन कैन बी ऑल्सो को इन्फेक्टेड विद बोथ हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस डी। अगर तो वो क्या कहते हैं प्रीवियसली इन्फेक्ट हुआ वो हेपेटाइटिस बी से और फिर जाके हेपेटाइटिस डी से इन्फेक्ट हो जाए तो उसको हम कहेंगे कि वो सुपर इन्फेक्ट हो गया हेपेटाइटिस बी वायरस से। लैब डायग्नोसिस ही क्या है कि लैब डायग्नोसिस में या तो हम इसका डेल्टा एंटीजन डिटेक्ट करेंगे या जो आईजीएम एंटीबॉडीज उस डेल्टा एंटीजन के खिलाफ बने उनको डिटेक्ट करेंगे। ट्रीटमेंट क्या? ट्रीटमेंट है इसकी पैग इंटरफेरॉन अल्फा। इसकी कोई वैक्सीन है नहीं हेपेटाइटिस डी के खिलाफ। इसकी ट्रीटमेंट यही है कि क्या कहते हैं जो पर्सन है उसको हमने हेपेटाइटिस बी के खिलाफ वैक्सीन दी हुई हो या हेपेटाइटिस बी के खिलाफ उसकी इम्यूनोग्लोबुलिन्स दी हुई हो, तभी वो फिर हेपेटाइटिस, क्योंकि जब इस तरह की प्रिवेंटिव मेजर्स हम करेंगे तो फिर वो हेपेटाइटिस डी से भी इन्फेक्ट नहीं होगा। सो दैट वॉज इट। बहुत छोटा सा था, आई होप इसलिए समझ में आ गया। थैंक यू।